हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में एटम के अंदर ड्रॉबैक्स पे डिस्कशन कर रहे थे और कुछ ड्रॉबैक्स मैंने समझाए थे, लाइक एक जीमन और स्टार्क इफेक्ट के बारे में बताया था और एक जिसके ऊपर मैं आज डिस्कशन करना चाहता हूँ, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोर इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा है उसका ड्यूअल बिहेवियर है। ड्यूअल बिहेवियर मीन्स दो तरह का कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर। वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हमें इसी पॉइंट को समझना था कि क्या वेव कैरेक्टर होता है और क्या पार्टिकल नेचर होता है। तो पीछे भी हम लोग एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वेव कैरेक्टर क्या है? अगर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन कोई पार्टिकल शो करता है तो ये उसके अंदर वेव कैरेक्टर की प्रेजेंस है। क्या मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा हूँ दोबारा से? नहीं, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दोबारा बात नहीं कर रहा। एक्चुअली जो वेव होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमने पिछले लेक्चर्स में बात की, और एक होती हैं मैटर वेव्स जिसकी हम अब बात करने वाले हैं। दोनों वेव्स में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों वेव्स में कुछ सिमिलैरिटी भी हैं। तो सबसे पहले तो ये समझें कि मैटर वेव क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। किसी भी मैटर को जब मैं एक मीडियम में फेंकता हूँ तो मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं एयर के या और पार्टिकल्स जनरल में बोलूँ, उन सभी पार्टिकल्स में एक डिस्टरबेंस होता है। जैसे सपोज ये मेरे पास एक पार्टिकल है और मैंने इसको थ्रो किया ऊपर की तरफ, तो जैसे ये पार्टिकल इस मीडियम के अंदर मूव करता जा रहा है तो मीडियम में जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ से ये पार्टिकल्स को हटाता जा रहा है, अपना स्पेस क्रिएट करता जा रहा है और फिर आगे बढ़ता जा रहा है तो पार्टिकल फिर पीछे आते जा रहे हैं उस जगह पे। तो ये जो डिस्टर्बेंस है इस मीडियम में, दैट इज़ जस्ट लाइक वेव, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ मैटर वेव। आप ध्यान दें, जो लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो नहीं थी ऐसी। उनको कोई मीडियम में डिस्टरबेंस से मतलब नहीं था। आपको पता ही है, सन से जब रेडिएशंस चली होंगी तो बीच में बहुत सारा स्पेस वैक्यूम था, और वैक्यूम था तो वैक्यूम में तो डिस्टरबेंस का मतलब ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो मैटर ही नहीं है, वहाँ पे तो कोई एयर नहीं है। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैटर वेव सिर्फ वहाँ होंगी जहाँ पे मीडियम होगा? यस, वैक्यूम में मैटर वेव्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैक्यूम में अगर आप कुछ थ्रो कर रहे हो तो वहाँ मीडियम ही नहीं है, वहाँ मीडियम में डिस्टरबेंस कहाँ से होगी? मतलब मैटर वेव्स कहाँ से जनरेट होंगे? मैटर वेव्स तो जनरेट होंगे यहाँ जहाँ हमारे चारों तरफ मीडियम है। अगर मैंने सपोज कीजिए एक क्रिकेट की बॉल को थ्रो किया तो वो क्रिकेट की बॉल जाते हुए मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट करती जा रही है, और वो मीडियम में जो डिस्टरबेंस हो रहा है वो वेव लाइक है। जहाँ जहाँ बॉल जा रही होगी वहाँ वहाँ वो वेव जा रही होगी। जिस स्पीड के साथ वो बॉल जा रही होगी उस स्पीड के साथ वो वेव जारी होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऐसा थोड़ी था, वहाँ तो सेम स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के साथ सारी रेडिएशंस आती थी। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था वैक्यूम में जा रही हैं कि मीडियम में। हाँ, वैक्यूम में और मीडियम में उनकी स्पीड पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन इग्नोरेबल है, हम ज़्यादा बात नहीं करते उसकी और सेम ट्रीट करके आगे बढ़ जाते हैं। बट उनको वैक्यूम में चलने में कोई दिक्कत नहीं थी, वो वैक्यूम में चल रही थी, ये नहीं चलने वाली हैं। तो मुझे लगता है मैटर वेव आपको समझ में आया होगा। जब भी मैटर चल रहा है एक मीडियम के अंदर तो उस मीडियम में जो डिस्टरबेंस हो रही है वो डिस्टरबेंस एक वेव लाइक है, और वो वेव उस मैटर के साथ ही एसोसिएटेड है। जिस स्पीड के साथ मैटर जा रहा है उस स्पीड के साथ वो जा रही होगी। वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैं बताता था कि दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यहाँ इस मैटर वेव में ऐसा कोई फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इस बात को भी आप अच्छे से नोटिस कीजिएगा, ये विदाउट एनी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मूव करती हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक मैटर है, और वो जब एक न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा है तो वो उस मीडियम में कुछ डिस्टरबेंस कर रहा है, शायद ऐसा मैं परसेप्ट कर पा रहा हूँ, और उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसको मैं बोल रहा हूँ मैटर वेव, विच इज़ एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ दो टाइप्स की वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स। आज
अभी मैं जो भी बातें समझाने वाला हूँ या और भी 1-2 दिन में अब जो बातें करूँगा वो मैटर वेव्स के बारे में कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैं वहीं रोक चुका हूँ, कहीं दोबारा लाऊंगा तो आपको क्लियर कट ये बात दोबारा से बताऊंगा कि कैसे आपको डिस्टिंग्विश करना है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स थी जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती थी। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होते थे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनको मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती थी। जबकि मैटर वेव्स को मीडियम रिक्वायर्ड है, वो स्पीड ऑफ द लाइट से नहीं चलती हैं, स्पीड ऑफ द लाइट से लेसर स्पीड पे, यानी कि मैटर जिस स्पीड से चल रहा है उससे चलती हैं। उनका कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, वो सिर्फ उस मैटर के साथ एसोसिएटेड हैं, जहाँ तक मैटर जाएगा वहाँ तक वो जा रही होंगी। वेव कैरेक्टर पे आते हैं। क्या है ये वेव कैरेक्टर और क्या है पार्टिकल कैरेक्टर? मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं यहाँ पे, थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट हुआ या कुछ और एक्सपेरिमेंट हैं जो हमें ये सजेस्ट कर पाए कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्चुअली वेव कैरेक्टर दिखाता है। जैसे एक डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने ये शो किया कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन दिखाते हैं, तो मुझे लगा कि यस इलेक्ट्रॉन वेव है। वो रिफ्रैक्शन के भी एक्सपेरिमेंट हुए, अलग अलग साइंटिस्ट ने किए, तो हाँ हमें लगा कि वो वेव है। लेकिन फिर जब हमने कुछ पार्टिकल के नेचर को जज करने के लिए एक्सपेरिमेंट करे तो हमें लगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी हो सकता है। जैसे आप देखें, ये एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले ली मैंने और इसके ऊपर एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रो किया, तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन उस स्क्रीन पे स्ट्राइक हुआ वहाँ पे स्पॉट अपीयर हुआ। इसी फिनोमिना को बोलते हैं शिंटिलेशन या स्किंटिलेशन, और ये पार्टिकल नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन को हटाइए यहाँ से, अल्फा पार्टिकल्स फेंकिए, न्यूट्रॉन्स की बीम फेंकिए, सबने यहाँ पे स्पॉट शो किया, मीन्स स्किंटिलेशन ऑब्जर्वेबल था, मतलब उनके अंदर भी पार्टिकल नेचर था। वही न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स, उनको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन सब पैटर्न्स पे ऑब्जर्व किया गया, सब एक्सपेरिमेंटेशन में उन्होंने शो किया कि उनका वेव कैरेक्टर भी है। एक और पॉइंट देखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। एक मेटल था और उसमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे। अगर मैं एक हाई एनर्जी का अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर थ्रो करूं तो वो इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता था। अगर मैं न्यूट्रॉन को थ्रो करूं वो भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता था। और बहुत कम जगह ये बात लिखी है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को भी यहाँ पे थ्रो किया जाए, हाई स्पीडिक इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे इजेक्ट कर सकता है, जो हमें कुछ हद तक उनके पार्टिकल कैरेक्टर की तरफ इशारा करता है। तो ये पार्टिकल कैरेक्टर जो है, ये पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर दोनों साइमल्टेनियस हर बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेटर आइंस्टीन ने ये बात एक्सप्लेन की कि हर पार्टिकल के अंदर ड्यूअल बिहेवियर एग्जिस्ट करता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। वो एक अलग बात है कि हम वेव कैरेक्टर को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हम ज़्यादा अपनी आइज से उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, या कुछ अच्छे माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो हम लोग इस पार्ट पे पढ़ेंगे। बट एक बार आप समझने की कोशिश करें कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो सब ड्यूअल बिहेवियर शो करते हैं। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इंटरफेरेंस क्या है? सपोज मेरे पास ये एक वेव है, ये मेरे पास एक और वेव है। इंटरफियर करने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे से मिक्स होंगी। लाइक जो नई वेव बनेगी, बनने पर वो कुछ ऐसी होगी, या वो कुछ ऐसी भी हो सकती है। दो तरह का वेव का जुड़ना है, एक एडिटिव, एक सब्ट्रैक्टिव। क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिरी, दो नई वेव्स बनेंगी। एक नई वेव बनेगी, क्रेस्ट पे क्रेस्ट बनी, ये वाला वेव बन गया जिसका एम्पलीट्यूड हाई है। क्रेस्ट पे ट्रफ आया, जब दो वेव्स जुड़ रही थी तो ये छोटा सा एम्पलीट्यूड बना। ये इंटरफ्रेंस ऑफ द वेव होता है कि वेव्स कैसे इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे के साथ। एक आसान से एग्जांपल से बताता हूँ। दो पत्थर लिए और पानी में डाल दिए। दोनों पत्थर जब पानी में गए तो उस पत्थरों के दोनों तरफ वेव्स बननी शुरू हुई। आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने पत्थर डाला है तो यहाँ ये वेव्स बननी शुरू हो गई हैं, लाइक दिस। यहाँ मैंने एक पत्थर डाला है तो यहाँ वेव्स बननी हो गई हैं शुरू, लाइक दिस। अब ये वेव्स एक दूसरे से जुड़ेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी, एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगी।
तो जो नई वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा हो सकता है और काफ़ी छोटा हो सकता है, मीन्स ना के बराबर। तो ये आपके पास वेव को जुड़ते हुए दो टेक्निक्स थे, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव। एडिटिव में वेव क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिर के बनता था और सब्ट्रैक्टिव में वेव पे क्रेस्ट पे ट्रफ गिर के आपके पास एक वेव ऑफ लेसर एम्पलीट्यूड बनता है, ये इंटरफ्रेंस होता था। एक समझते हैं हम डिफ्रैक्शन क्या था। ऐसे समझें, ये एक रूम है बड़ा, जिसमें ये एक पार्टीशन है, या ऐसे समझ लीजिए दो रूम हैं और ये उनके बीच का एक डोर। यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है इस कमरे में, यहां पे एक म्यूजिक सेट रखा हुआ है, ये आपका वो म्यूजिक सेट है। मैं यहां चेयर पे बैठा हूं, अब जैसे ही म्यूजिक यहां पे ऑन किया गया, वेव्स जनरेट हुई, यहां घुसी, इधर से दीवार क्रॉस करके तो नहीं आने वाली, यहां से घुसी और घुसने के बाद यूं मुड़ के मेरे कानों तक पहुंची। ये इस तरह से उन वेव्स का ये बेंड हो जाना, ये डिफ्रैक्शन है। ठीक है, एक बात समझ में आ गई, डिफ्रैक्शन क्या है? वेव का बेंड हो जाना। तो जैसे ही मैं इस रूम में म्यूजिक बजाता हूं तो रेडियो वेव्स जो हैं वो यहाँ से घुसती हैं, यहाँ से घुसने के बाद फिर ये मुझ तक मुड़ के पहुँचती जाती हैं, ये इस तरह से वो मुड़ती हुई इन डायरेक्शंस में मुझ तक पहुँच जाती हैं। ये डिफ्रैक्शन था। अब मैंने यहाँ पे बल्ब जलाया, जब मैंने बल्ब जलाया तो लाइट आई यहाँ से इतने एरिया में। क्या मुझ पे लाइट गिरी? नहीं। तो मुझे लगता है कि लाइट में डिफ्रैक्शन नहीं हुआ, साउंड में या साउंड वेव्स में डिफ्रैक्शन हुआ। लेकिन हमें तो पीछे बताया गया था कि लाइट में भी डिफ्रैक्शन होता है, उसके अंदर भी वेव करेक्ट होता है। हाँ, एक्चुअली जो साउंड वेव्स थी उनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, और ये जो ओपनिंग है जहाँ से इनको एंट्री करनी है उसका वेवलेंथ, इसका डिस्टेंस, ओपनिंग का डिस्टेंस और वेव का वेवलेंथ कंपेरेबल होना चाहिए, तभी वो डिफ्रैक्शन अच्छा शो करती हैं। लाइट का वेवलेंथ क्योंकि बहुत ही स्मॉल होता है और ये जो स्पेस आपका है वो बहुत ही लार्ज है, रिजल्टिंग आप इस वजह से यहाँ डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अगर आप इसके वेवलेंथ को जानते हैं, यहाँ से निकलने वाली रेडिएशन के वेवलेंथ को, लेट मी से इट की 400 नैनोमीटर है, और आप यहाँ पे ओपनिंग भी 400 नैनोमीटर की करते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे भी डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करेंगे। अब ये मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बताने वाला, ये फिजिक्स का एरिया है जहाँ पे आप वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स शायद 11th के एंड पे या 12th में आती है, वहाँ पे आप इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। इंटरफ्रेंस को भी आप वहीं पे स्टडी करते हैं, वेव्स किस तरह से एक दूसरे से इंटरफियर करती हैं, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, अभी मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट मुझे सिर्फ इतना बताना है कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें डिफ्रैक्शन का क्या मतलब था, रिफ्लेक्शन आपको पता ही था, इंटरफेरेंस का क्या मतलब था, और जो मैटर्स होते हैं वो ये सभी कैरेक्टर्स हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट से देखा, स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स के केस लिए मैं बता रहा हूँ कि वो रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन सब शो करते थे, वो स्किंटिलेशन भी शो करते थे और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करते थे, जिसकी वजह से हमें ये कहना पड़ा कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल बिहेवियर होता है, मतलब वो वेव की तरह से भी एक्ट करता है। और अगर मैं बोल रहा हूँ वो वेव की तरह से एक्ट करता है तो फिर मुझे कुछ ऐसा नहीं समझना कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह से, एक मच्छर की तरह से मूव कर रहा है। रादर मुझे कुछ ऐसा समझना है कि न्यूक्लियस के बाहर एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज ए वेव डीलोकेलाइज्ड होगी। मैं कुछ ऐसा नहीं कह सकता कि ये पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रॉन होगी, मैं यूँ कहूँगा कि ये जो डिस्टर्बेंस दिख रही है वेव लाइक, ये डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रॉन का रीजन है। हम लोग डिटेल में इस बात को आगे समझेंगे कि क्या ये मैं रीजन की बातें कर रहा हूँ, बट एक बार मैं इसी ड्यूअल बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे एक रिलेशन डिस्कस कर रहा हूँ जिसको हम डी ब्रॉगलीज
ड्यूअल बिहेवियर के नाम से जानते हैं। डी ब्रॉगली ने क्या किया, उसने दो रिलेशंस को जस्ट मैच किया। हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ये हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बताया गया था, जिसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ एच सी बाई लेमडा, एक ही बात है वो तो। और आइंस्टीन ने हमें बताया कि E जो होता है वो एम सी स्क्वेयर होता है। तो मैं अगर दोनों को कंपेयर करूं, एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा कह सकता हूं, या सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एम सी दैट इज इक्वल टू एच बाई लेमडा कह सकता हूं, या लेमडा फाइनली मैं एच बाई एम सी कह सकता हूं। लेमडा वेवलेंथ है मैटर की जो उस मैटर के साथ एसोसिएटेड है, एच आपका यूनिवर्सल वही प्लैंक कांस्टेंट है, एम मास है उस मैटर का जो मूव कर रहा है, और सी वो, हालांकि मैं सी को स्पीड ऑफ द लाइट बोलता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैटर है तो मैं फिर इस सी को रिप्लेस कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ लेमडा दैट इज इक्वल टू एच बाई एम वी, जहाँ पे v वेलोसिटी ऑफ दैट मैटर होगा जिसके साथ वो मूव कर रही है। और mv हमें पता है mv एक्चुअली मोमेंटम होता है, तो p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इसी को कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेमडा दैट इज इक्वल टू एच बाई पी, जहाँ पे p आपका मैटर का मोमेंटम होगा। तो ये सारा का सारा डी ब्रॉगलीज रिलेशन है जिसमें हम मैटर्स का वेवलेंथ क्या है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर हमें उसकी वेलोसिटी मास पता हो तो। चाहे वो एक क्रिकेट की बॉल हो, चाहे एक फुटबॉल हो, चाहे एक रॉकेट हो, वो जब मूव कर रहा है तो उसके अंदर भी वेव कैरेक्टर होता है। बट क्या वो हम ऑब्ज़र्व कर पाएंगे? क्या वो ये जो मैं बोल रहा हूँ वो हमारी इन बड़ी बड़ी बॉडीज़ के अंदर सिग्निफिकेंट है? ये सब समझने के लिए मैं आपको यहाँ दो आसान से न्यूमेरिकल्स पे लेके चलता हूँ और फिर इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। A cricket ball of mass 100 ग्राम is moving with 100 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट वेवलेंथ। लैम्डा का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मुझे लैम्डा का फॉर्मूला बताया गया है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। मैटर वेव्स के लिए लैम्डा निकालने का ये फॉर्मूला है जो लास्ट लेक्चर्स में मैंने कभी बताया होगा। लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई डेल्टा ई, शायद ऐसा कुछ था, तो वो फोटॉन्स के लिए था। तो ये मैं आपको मैटर्स के लिए बता रहा हूँ, इसी पे फोकस कराना चाहता हूँ। कुछ बातें याद रखिएगा। मास जब भी आपको पुट करना है किलोग्राम में पुट करना है। वेलोसिटी जब भी आपको पुट करनी है मीटर पर सेकंड में पुट करनी है। लैम्डा यहाँ जब भी आपका होगा वो मीटर में होगा। एच आपका वही यूनिवर्सल कांस्टेंट है। बार बार बताता हूँ, लैम्डा या फ्रीक्वेंसी जहाँ भी यूज़ कर रहे हो तो सिंगल पार्टिकल, सिंगल फोटोन की बातें करनी है, यानी कि मास आपको सिंगल पार्टिकल का पुट करना है, ना कि 1 मोल पार्टिकल्स का। न्यूमेरिकल्स पे अभी स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन लेके आता हूँ। मुझे इसका वेवलेंथ निकालना था, बहुत ही आसान है। देखो, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा इस पर। एच का वैल्यू पुट किया, मास किलोग्राम में 0.1 पुट किया, 100 ग्राम दे रखा था, और वेलोसिटी भी 100 मीटर पर सेकंड दे रखी थी, तो ये 100 पुट किया। चलिए, तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये लैम्डा मेरे पास आ जाता है 6.6 10⁻⁻³ मीटर। बहुत ही आसानी से। शायद मैथमेटिक्स सही है मेरा, कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। 10⁻², 1 नीचे ऊपर गया तो माइनस, ये सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन में आपकी इस क्रिकेट बॉल को हटाता हूँ और एन इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास। अब 100 ग्राम ये मेरे घर की रासत थोड़ी है, जो उसका मास है वो मुझे लिखना पड़ेगा। आपको वो ना भी लिख के दे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के मास तो आपको याद ही रखने हैं भाई, उसमें तो आप उनसे उम्मीद मत कीजिएगा कि वो आपको बताएंगे। मैंने तो चलो स्पेस था तो लिख दिया, अदरवाइज़ मैं भी नहीं लिखता। अब मैं लैम्डा कैलकुलेट करता हूँ। तो h की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34। m किलोग्राम में पुट करना है, ये लीजिए। v वेलोसिटी ये लीजिए, 100 मीटर पर सेकेंड। और अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, ये अप्रॉक्सीमेट मेरे पास 0.7 × 10⁻⁻5। अगर मैं जल्दी नहीं कर रहा तो ये यही मिलने वाला है, या 7 × 10⁻⁻6 कर देता हूँ। ये मीटर्स में मेरे पास आंसर आ गया, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा आप इसको। एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी जब मैंने लिया और उसका वेवलेंथ चेक किया तो वो ये वैल्यू है। 10⁻⁻6 पे फोकस कीजिए। और एक बॉल जब लिया मैंने तो ये वैल्यू है, ये 10⁻35 पे फोकस कीजिए।
बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, इतनी स्मॉल वैल्यू है कि ये हमारे लिए फिर सिग्निफिकेंट ही नहीं है, हम देख ही नहीं पा रहे इसको, हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। मैं ये कहूँ कि वो वेव नहीं बन रही, ऐसा नहीं बोलना चाहता मैं। हाँ, मेरी आंख उसको नहीं देख पा रही क्योंकि लैम्डा इतना छोटा है, मैं उसको परसेप्ट नहीं कर पा रहा, वो मेरी समस्या है, जिसकी वजह से फिर जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं उसमें ये ड्यूअल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, हमारे लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखता, बट होता है वो वहाँ पर भी। अब जितना ज़्यादा बॉडी का मास होता चला जाएगा, मैंने तो सिर्फ 100 ग्राम ही लिया था भाई, 100 ग्राम मुझे लगता था ज़्यादा मास नहीं है, बट साइंस की दुनिया में तो 100 ग्राम बहुत ज़्यादा मास है। जहाँ आपका इलेक्ट्रॉन मियरली 10⁻⁻28 ग्राम है, वहाँ 100 ग्राम तो कितना बड़ा है। तो अगर ये मास ज़्यादा हो गया, लाइक मैं रॉकेट की बात कर रहा था जो कई हज़ार किलोग्राम का होगा, तो लैम्डा तो कंटिन्यूसली और भी छोटा होता चला जाएगा और हमारे लिए फिर वो इनसिग्निफिकेंट होता चला जाएगा या ऑब्जर्वेशन की हमारी रेंज में नहीं होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं इस ड्यूअल बिहेवियर से रिलेटेड। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बताया है 400 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी है ये इसकी, कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। ये यूनिट्स देख के भी कई बार हमें आइडिया लगाना होता है कि वो क्या गिवन है। तो ये वेलोसिटी दे रखा है, लैम्डा कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ मैं, एच वी मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 होता है, मास कितना होता है 32 ग्राम। एक मॉलिक्यूल का होता है नहीं, मोल कॉन्सेप्ट ध्यान करो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास है, आपको एक मॉलिक्यूल का निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, 32 बाई एवोगैड्रो नंबर, ये तो ग्राम में, किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, ये आपका मास है एक मॉलिक्यूल का। ऐसे ध्यान रख लो 32 AMU वो एक मॉलिक्यूल का मास था, और एक मॉलिक्यूल कितना होता, एक AMU कितना होता था, याद करो 1 AMU 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम में होता था ये। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज वेरी वेरी सिंपल, इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए आप लोग, कुछ न्यूमेरिकल्स पे ट्राई करें। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो कुछ इसके न्यूमेरिकल्स के साथ ही यहाँ पे मिलेंगे, कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स यहाँ सर्च करेंगे अलग अलग तरीके से, और हमारे एक और ड्रॉबैक की तरफ आगे बढ़ेंगे जो बोहर के मॉडल का पूरी तरह से रिप्लेसमेंट करेगा और हमें नए स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो फाइनली हम लोग यूज़ करते हैं उसकी तरफ लेके जाएगा। गुड बाय।